हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे प्राज इंडस्ट्रीज के बारे में। ये कंपनी बहुत सारी न्यू एज इंडस्ट्रीज की प्रॉक्सी है। फॉर एग्जांपल इथेनॉल ब्लेंडिंग, अल्टरनेट फ्यूल्स, बायोफ्यूल्स, फर्मेंटेशन, सेमीकंडक्टर एंड इवन डेटा सेंटर्स। तो इस कंपनी के बारे में काफी सोशल मीडिया हैंडल्स में, ट्विटर पर बहुत डिस्कशन होते रहते हैं। एंड ये मैनेजमेंट भी काफी बुलिश पिक्चर पेंट करती रहती है टाइम टू टाइम। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस स्टॉक हैज नॉट डिलीवर्ड इन द पास्ट 5-6 years। मतलब आप चाहे इसका स्टॉक प्राइस देख लो या इसका रेवेन्यू एंड बॉटम लाइन देख लो, जितने सुहाने सपने इस स्टॉक ने सजाए हैं उस तरीके के रिजल्ट्स इस कंपनी ने डिलीवर नहीं किए हैं। तो आज हम इसके बिजनेस मॉडल को समझकर एक बार दूध का दूध पानी का पानी कर लेते हैं कि एग्जैक्टली इज दिस कंपनी वर्थ लुकिंग इनटू, या फिर ये एक परमानेंटली प्रेग्नेंट नेवर डिलीवरिंग स्टॉक है। तो हम कंपनी का थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। दिस कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1982 एंड इसका जो ओरिजिनल बिजनेस है वो इथेनॉल टेक्नोलॉजी का है। बेसिकली जितने भी इथेनॉल के प्लांट्स लगते हैं पैन इंडिया, उसमें ये काफी डोमिनेंट मार्केट शेयर कमांड करते हैं। ये उसका डिजाइन प्लस कंस्ट्रक्शन प्लस कमीशनिंग पूरा एंड टू एंड काम करके देते हैं। तो दैट्स देयर ब्रेड एंड बटर बिजनेस। फिर 1994 में इन्होंने ब्रूरी टेक्नोलॉजी भी ऐड की एंड 1999 में ये लोग एंटर हुए वेस्ट वाटर एंड वाटर इंजीनियरिंग बिजनेस। फिर 2008 में इन्होंने एक स्टेप अप करके हाई प्योरिटी वाटर में एंट्री की। ये एग्जैक्टली क्या है आगे चलकर मैं आपको समझाता हूँ। एंड फिर 2015 में कंप्रेस्ड बायोगैस एंड सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल वाली टेक्नोलॉजी इन्होंने डेवलप की, एवरीथिंग इन हाउस। तो धीरे धीरे यू कैन सी दैट कंपनी हैज क्लाइम्ड अप द टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी लैडर एंड दैट्स व्हाई कोई भी इसको पहली बार देखता है तो इंप्रेस हो जाता है इनके क्रेडेंशियल्स से। इवन आई नॉट लाई दैट आई वाज आल्सो वेरी इंप्रेस्ड बाय देयर क्रेडेंशियल्स व्हेन आई लुक्ड एट देम फॉर द फर्स्ट टाइम। बट देन इनका 4-5 साल का मैंने रिकॉर्ड पढ़ लिया। बट बिफोर वी प्रोसीड, अ क्विक डिस्क्लेमर। This video is strictly for educational and informational purposes only. It should not be considered a financial advice or an investment advice. Do not buy or sell anything based on this video. Do your own due diligence and consult your own financial advisor before taking any decision. So प्राज आज की डेट में 5,970 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है एंड जो कंपनी का ईवी बाय एबिटा है वो है 29.8 का। मैं इसके पी को अभी नहीं देख रहा क्योंकि पैट इनका FY26 में काफी डिप्रेस्ड आया है। एंड अगर मैं 10 इयर्स का स्टॉक चार्ट देखूं तो ये कंपनी ने एक अच्छा रनअप दिया था कोविड के जस्ट बाद। 70-68 के प्राइस से ये कंपनी सीधा 358 पे आ गई, तो नियरली 5x हो गई थी। उसके बाद से एक रनअप आया है एंड रनअप के बाद से एक डाउनहिल चल रहा है एंड टुडे कंपनी इज बैक टू द प्राइस ऑफ 300। सो इफेक्टिवली पिछले 5 सालों में ये कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो फ्लैट रहा है एंड परफॉर्मेंस केवल स्टॉक प्राइस में ही खराब नहीं रही है। अगर आप इनका पीएनएल देखो तो FY21 में इनका जो टॉप लाइन है वो था 1300 करोड़ का। आज के डेट में टॉप लाइन है 3100 करोड़ का। तो नियरली टॉप लाइन तो 2.5 टाइम्स हुआ है। बट इनका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दैट हैज गॉन फ्रॉम 81 करोड़ टू ओनली 24 करोड़ दिस ईयर। एंड जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी 112 करोड़ से केवल 155 करोड़ पे आया है। तो ऑल्दो द टॉप लाइन हैज एक्सपैंडेड, सो जो स्टॉक प्राइस ने आपको ट्रेजेक्टरी दिखाई है कहीं ना कहीं दैट इज अ फेयर ट्रेजेक्टरी। द कंपनी हैज नॉट डिलीवर्ड इन द नंबर्स। अगर हम बिजनेस सेगमेंट्स की बात करें सो प्राज के अंदर में बेसिकली 3 सेगमेंट्स हैं जो आज के डेट में रेवेन्यू कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एंड चौथा सेगमेंट इनका WIP या R&D वाले सेगमेंट्स है। तो सबसे पहला है इनका बायो एनर्जी, जिसमें 1G 2G इथेनॉल प्लांट्स बनाते हैं, कंप्रेस्ड बायोगैस वगैरह रखते हैं। फिर हाई प्योरिटी सोल्यूशन है, इंजीनियरिंग बिजनेस है। ये तीनों जो सेगमेंट है ये आज के डेट में रेवेन्यू कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वाइल जो इनका चौथा सेगमेंट है R&D वाला, वो आज के डेट में रेवेन्यू कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। दे आर फ्यूचर ऑप्शनैलिटीज ऑफ मोनेटाइजेशन। तो हर एक सेगमेंट को थोड़ा सा डिटेल में हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बायो एनर्जी के बारे में। ये आज के डेट में 68% ऑफ द रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है एंड इसमें क्या आता है, बेसिकली जो आपकी शुगर फैक्ट्रीज हो गई या ग्रेन प्रोसेसर्स हो गए या फिर डिस्टिलरीज हो गई जहां पे अल्कोहल बनती है, तो वो जो फैक्ट्रीज एंड प्लांट्स हैं उनमें टेक्नोलॉजी, प्रोसेस डिजाइन, इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग, फिर पूरी इंजीनियरिंग एंड फिर प्लांट को कमीशन करके उसकी मेंटेनेंस करने का एंड टू एंड काम प्राज करता है। एंड ये इनका ब्रेड एंड बटर बिजनेस है। 68% रेवेन्यू आज के डेट में भी इसी सेगमेंट से आता है। इस सेगमेंट में इन्होंने थोड़ा सा ट्वीक करके 2G इथेनॉल भी बनाया। 1G इथेनॉल का मतलब है बेसिकली अगर आप ग्रेन से या फिर आप शुगर केन से इथेनॉल बनाओ। 2G का मतलब है आपने राइस स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, कॉर्न स्टब्स जो भी वेस्ट होता है उससे आप इथेनॉल बना रहे हो। एंड इन्होंने कंप्रेस्ड बायोगैस की टेक्नोलॉजी बनाई है जो कि बायो एनर्जी में ही आती है। एंड फ्यूल के एंड पे ये लोग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, सस्टेनेबल मरीन बायोफ्यूल, बायो हाइड्रोजन, आइसोब्यूटेनॉल एटसेट्रा पे काम कर रहे हैं।
तो ये पेज पढ़ के आपको लग रहा होगा कि ये कितने जैजी स्टफ में है, दे शुड बी रॉकिंग ऑल अराउंड, बट आई हैव टू टेल यू कि दिस हैज नॉट ट्रांसलेटेड इनटू अ लॉट ऑफ रेवेन्यू। इनका ब्रेड एंड बटर आज भी इथेनॉल की डिस्टिलरीज लगा के ही आ रहा है। फिर है इनका इंजीनियरिंग बिजनेस। इंजीनियरिंग बिजनेस आज के डेट में 22% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, एंड इसमें ये लोग क्रिटिकल इक्विपमेंट बना रहे हैं ऑयल एंड गैस के लिए, हाइड्रोजन वाले जो प्लांट्स लग रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन के, वेस्ट टू एनर्जी के जो प्लांट्स लग रहे हैं, एंड इवन डेटा सेंटर्स के लिए। ये बनाते हैं प्रेशर वेसल्स, रिएक्टर्स, हीट एक्सचेंजर्स एक्सेट्रा। एंड इंजीनियरिंग बिजनेस के अंदर ही इन्होंने ब्रूरीज एंड बेवरेजेस वाला सेगमेंट रखा है। ब्रूरीज मतलब जैसे हमने पिकैडली इस चैनल पे कवर किया हुआ है, सो पिकैडली के अंडर में इथेनॉल बिजनेस है, जहां पे वो सीधा C2H5O है जो आपकी अल्कोहल होती है वो बनाते हैं, एंड वो फिर इंडस्ट्री में यूज हो जाती है, आपके पेट्रोल ब्लेंडिंग में यूज हो जाती है। एंड ब्रूरी होता है स्पेशली जहां पे आप मॉल्ट करते हो एंड उस ENA को आप यूज करते हो अल्कोहल के अंदर में। तो ब्रूरी में भी ये लोग टेक प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लांट डिजाइन, इंजीनियरिंग, इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा ये लोग जीरो लिक्विड डिस्चार्ज पे भी काम कर रहे हैं, जहां पे टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं, EPC प्रोवाइड करते हैं। सो बेसिकली अभी तक हमने 2 सेगमेंट कवर किए। दोनों ही सेगमेंट में ये एक EPC फर्म है, थोड़े हाई एंड EPC फर्म है, नॉट रन ऑफ द मिल, मतलब आलू वालिया कंस्ट्रक्शन टाइप EPC फर्म नहीं है, क्योंकि ये प्लांट को डिजाइन भी करते हैं, फिर इंजीनियर भी करते हैं, उसके कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर भी करते हैं, उसको फिट करते हैं, उसको कमीशन करके देते हैं, क्योंकि कमीशन करने में आपको प्लांट को चलाने का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, एंड उसके बाद उसकी ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस के कॉन्ट्रैक्ट भी लेते हैं। सो थिंक ऑफ देम एज एन EPC बिजनेस फॉर सिंप्लीफिकेशन। एंड एक क्वेश्चन इन्वेस्टर्स के दिमाग में आएगा कि क्या ये वन ऑफ अ काइंड बिजनेस है? सो बाय मार्केट शेयर अगर आप जाओगे तो यस, क्योंकि ये लोग इंडिया में 60-70% के आसपास मार्केट शेयर कमांड करते हैं। बट क्या ये वन ऑफ द काइंड है? द आंसर इज नो। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें ऑयल एंड गैस सेगमेंट की, तो इंडिया में बहुत कंपनीज हैं जो प्रेशर वेसल्स बनाते हैं, रिएक्टर्स बनाते हैं, हीट एक्सचेंजर्स बनाते हैं। हमने इस चैनल पे कवर की थी डी डेवलपमेंट लिमिटेड। डी डेवलपमेंट के पास भी ऑयल एंड गैस के लिए ये सब सेगमेंट्स हैं। फिर थर्ड सेगमेंट आता है इनका हाई प्योरिटी बिजनेस। हाई प्योरिटी आज के डेट में 11% ऑफ द रेवेन्यू कंट्रीब्यूट कर रहा है। इस वाले सेगमेंट में ये अल्ट्रा प्योर वाटर सर्विस करते हैं फार्मास्यूटिकल्स को, स्टेराइल इंजेक्टेबल्स को, सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज को, डेटा सेंटर्स, बैटरीज वाली फैक्ट्रीज को, ग्रीन हाइड्रोजन वाली फैक्ट्रीज को, एंड यहाँ पे भी ये लोग डिजाइन, इंजीनियरिंग, इंटीग्रेशन, कमीशन करके देते हैं। एंड जो चौथा सेगमेंट है R&D और फ्यूचर मोनेटाइजेशन वाला, वो आज के डेट में इनको रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करके नहीं दे रहा है, बट ये अभी काम कर रहे हैं ऑन सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, बायो हाइड्रोजन, रिन्यूएबल केमिकल्स एंड मिनरल्स। तो इन सब स्टफ पे दे आर वर्किंग अपॉन। तो हमने 3 बिजनेस समझ लिए जो इनके आज के डेट में रेवेन्यू कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इंडिविजुअली हर एक बिजनेस में से कितना रेवेन्यू आ रहा है वो आपकी स्क्रीन पे है। तो बायो एनर्जी, जहां पे ये इथेनॉल के प्लांट्स लगाते हैं, वो इनका ब्रेड एंड बटर बिजनेस है। उससे FY22 में 1600 करोड़ का रेवेन्यू आया था, फिर वो बढ़ के हुआ 2566 करोड़ इन FY24, एंड ये यहाँ पे पीक किया। उसके बाद से ये सेगमेंट डिक्लाइन कर रहा है 2279, फिर 2142। एंड जो इनका इंजीनियरिंग वाला बिजनेस है वो 467 करोड़ का रेवेन्यू किया था FY22 में, एंड वहां से ये आज के डेट में 694 पे स्केल अप हुआ है। तो नियरली 50% का ग्रोथ है ओवर अ स्पैन ऑफ 5 years। आई विल से दैट इट्स नॉट सो गुड ग्रोथ। एंड फिर जो इनका हाई प्योरिटी वाला बिजनेस है वो 206 करोड़ से 333 करोड़ पे स्केल अप किया है। अगेन अराउंड 60-70% ऑफ ग्रोथ ओवर 5 years, नॉट सो गुड ग्रोथ। एंड ओवरऑल रेवेन्यू में भी आप FY24 के बाद डिक्लाइन देखोगे, क्योंकि जो बायो एनर्जी है वो खुद में इतना बड़ा सेगमेंट है कि उसके डिक्लाइन को इंजीनियरिंग एंड हाई प्योरिटी वाले सेगमेंट कवर अप नहीं कर पाए। एंड यहाँ पे हमारे सामने ऑर्डर बुक है, इसको हम एग्रीगेट लेवल पे ही देख लेते हैं। तो ये 3400 करोड़ की ऑर्डर बुक हुआ करती थी FY23 में, आज के डेट में ये 4300 करोड़ की है। FY26 में हार्डली 2 या 3% का ग्रोथ हुआ है वर्सेस FY25। नाउ लेट्स कवर व्हाट आर माय वोज विद द कंपनी। सबसे पहले तो इनका नॉन इथेनॉल का बिजनेस है, वो इतने सालों के बाद भी ज्यादा स्केल अप नहीं किया है। आज भी ये प्रीडोमिनेटली एक इथेनॉल लेड कंपनी ही है। सेकंड, इंडिया ने अपना E20 का टारगेट ऑलरेडी अचीव कर लिया है, एंड पहले तो ये लोग E25 E30 तक जाने की बात कर रहे थे, बट जो रिसेंट पॉलिटिकल बैकलैश आया है उस वजह से इंडिया हैज सेड दैट दे विल पॉज एट E20 फॉर द टाइम बीइंग। तो ऑलरेडी डिस्टिलरीज लगनी कम हो रही थी, तो आई एक्सपेक्ट कि गोइंग फॉरवर्ड और भी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल होंगे, एंड नई डिस्टिलरीज के जो कॉन्ट्रैक्ट्स इनको मिलने वाले थे वो भी नहीं मिलेंगे। सो आई एक्सपेक्ट कि इथेनॉल बिजनेस और ज्यादा श्रिंक कर सकता है गोइंग फॉरवर्ड। एंड लाइक आई वाज सेइंग, दिस विल डेफिनेटली हैव एन इम्पैक्ट ऑन द ऑर्डर बुक ऑफ द एनर्जी बिजनेस। ऑल्सो
क्योंकि इतनी सारी इंडस्ट्रीज ऑलरेडी लग चुकी हैं, तो इथेनॉल की जो इंक्रीमेंटल कैपेसिटी आज आ रही है वो ब्राउन फील्ड आ रही है। ब्राउन फील्ड मतलब अगर आज के डेट में आपके पास 100 किलोलीटर्स पर डे का प्लांट है, आपको 20 किलोलीटर्स बढ़ाना है, तो आप उसी प्रेमिसेस में लगा दो। अगर आप ग्रीन फील्ड करोगे, ग्रीन फील्ड का मतलब है आपके पास कोई फैक्ट्री नहीं है, आप स्क्रैच से सबसे पहले तो लैंड खरीद रहे हो, फिर उसके अंदर सारे एक्सकवेशन कर रहे हो एंड पूरा प्लांट ग्राउंड जीरो से लगा रहे हो। वो आज के डेट में कम हो रहा है। तो ग्रीन फील्ड से टिकट साइज बहुत ज्यादा मिलता था प्राज को, ब्राउन फील्ड से टिकट साइज कम मिल रहा है प्राज को। दैट्स व्हाई देयर रेवेन्यू इज अंडर स्ट्रेस। एंड ये जो ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया वाली बातें हैं, इस पे एवरीवन इज बुलिश। गवर्नमेंट भी हर साल कुछ ना कुछ नई नई पॉलिसीज पे निकालती रहती है, बट ग्राउंड पे रियलिटी कुछ और है। हमने आज तक पिछले 5-6 सालों में कोई भी एक लार्ज स्केल ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोजेक्ट कमीशन नहीं किया है। तो इट्स ऑल टॉक, नो एक्शन। एंड अब बात करते हैं इनकी प्रॉफिटेबिलिटी डिक्लाइन के ऊपर। आपने देखा होगा FY26 में इनका जो प्रॉफिट है वो बहुत ज्यादा श्रिंक हुआ है वर्सेस FY25। सो दे आर सेइंग इनके पास जेन एक्स लैब है जिससे कोई रेवेन्यू नहीं आ रहा है आज के डेट में। इस लैब में ये लोग R&D करते रहते हैं फ्यूचर मोनेटाइजेशन के लिए। उस लैब से 50 करोड़ का फिक्स्ड कॉस्ट आता है, बट रेवेन्यू नहीं आता है। दैट्स व्हाई दैट इज हिटिंग द P&L। फिर 1 से 1.5% का इनका मार्जिन ड्रॉप हुआ है क्योंकि इनके कुछ प्रोजेक्ट्स डिले हो गए। डिले का ये लोग कुछ भी रीजन बोले, आई एम प्रेटी श्योर डिले इसलिए हुए क्योंकि इंडिया ने ही अपने E25 E30 एम्बिशंस को डिले कर दिया। उसके बाद जो ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन चल रहे हैं, तो इनको रॉ मटेरियल एंड सप्लाई चेन की बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी मिली, उस वजह से भी इनके प्रॉफिट श्रिंक हो गए। अब FY27 को लेकर मैनेजमेंट की क्या गाइडेंस है? मैनेजमेंट इज नॉट गिविंग एनी नंबर्स, ना रेवेन्यू के ना उनके प्रॉफिट के। दे आर सेइंग कि FY27 में इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस होगी वर्सेस FY26। एंड जेनेक्स जो इनकी लैब है उसको लेकर ये बोल रहे हैं कि ये इंटरनल टारगेट लेकर चल रहे हैं, दे विल ब्रेक इवन इन FY27। जेनेक्स लैब में ये मॉड्यूलर सिस्टम्स बना रहे हैं ऑयल एंड गैस के लिए, ग्रीन अमोनिया, हाइड्रोजन के ऊपर काम कर रहे हैं, डेटा सेंटर के कूलेंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, एंड उससे आज के डेट में रेवेन्यू नहीं आ रहा है। तो हमने प्राज के बारे में डिस्कशन कर ली। आई थिंक इट्स टाइम फॉर माय क्लोजिंग थॉट्स। क्लोजिंग थॉट्स मेरे ये हैं कि इनके पास इंजीनियरिंग सर्विसेज वाला डिवीजन है जिसमें इन्होंने पहले ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया के केपेक्स को स्केल अप करने का प्लान बनाया। दैट डिड नॉट हैपन क्योंकि गवर्नमेंट ही उसको नहीं कर पाई। फिर उसके बाद ये लोग पिवट कर गए ऑयल एंड गैस वाले सेक्टर के लिए, क्रिटिकल कंपोनेंट्स बनाने के लिए। बट वो कंपोनेंट्स इंडिया में बहुत सारी कंपनीज है जो बनाती हैं, एंड ऑयल एंड गैस का जो इकोसिस्टम है वो बहुत मैच्योर है। आई डोंट थिंक अ कंपनी लाइक प्राज, जो कि पहले थी भी नहीं इस सेक्टर में, वो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में जाकर कुछ नया कर सकती है जिसमें पेटेंट ले सकते हैं एंड बहुत सारा मार्जिन कमांड कर सकते हैं। फिर जो इनका हाई प्योरिटी वाला सेगमेंट है जिसमें ये वाटर, अल्ट्रा प्योर वाटर बेच रहे हैं, सो आई हैव अ इशू ओवर हियर। ये इस सेगमेंट को स्केल अप कर ही नहीं पाए हैं। इनका केवल 50% का ग्रोथ आया है 5 सालों में, वर्सेस अगर आप BA टेक वबाग को देखो या फिर आप आयन एक्सचेंज को देखो, उनके रेवेन्यूज देखो किस तरीके से ग्रो किए हैं। इंडिया में फार्मा, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर केपेक्स इज बूमिंग, एंड इन सभी फैसिलिटीज में अल्ट्रा प्योर वाटर तो लग ही रहा है। दैट मींस कि प्राज इज नॉट एबल टू विन द कॉन्ट्रैक्ट्स। तो यहाँ पे मुझे मैनेजमेंट के एग्जीक्यूशन में काफी गैप दिखता है। एंड इथेनॉल पे तो हमने बात कर ही ली है कि इथेनॉल इज अंडर स्ट्रेस क्योंकि इंडिया ने अपने जो E25 E30 वाले एम्बिशंस थे वो डिले कर दिए थे। So all in all, this company is, I think, a good company. They are trying a lot of things. They have tried a lot of things in the past, but somewhere things are not working out in terms of revenue and profitability. And my personal opinion is कि short term में मुझे नहीं दिखता है कि प्राज कुछ अलग से कर लेगा जिसकी वजह से इनका revenue and bottom line improve हो पाएगा। So with this, I'll end the video. If you like the contents of the channel, do subscribe. I'll see you next time in another video.